Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज हम लोग इलाहाबाद आरओ, एआरओ और सीए का प्रैक्टिस पेपर करेंगे जो कि आपके 2019 के एग्जाम्स में पूछा गया है। ये इसका पार्ट 2 होगा। हमने पार्ट 1 में 1 to 50 क्वेश्चंस पहले ही कवर कर लिए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये जरूरी इसलिए भी होता है देखना क्योंकि इसमें एग्जाम्स में आपके रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस मेजर्स विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो आपको बताना है इनमें से किस उपाय का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जुताई यानी कि टिलेज जो है। ओके, इसका क्या होता है, बुरा असर पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे। क्यों पड़ता है दोस्तों? क्योंकि अगर ये जुताई या टिलेज की जाती है तो इसकी वजह से आपकी जो मिट्टी यानी मृदा होती है यानी सॉइल जो होती है उसमें क्या होता है, आपके अवशेष उसके हट जाते हैं और इससे आपका सॉइल इरोजन भी होता है। जैसे कि बारिश आई उसके साथ वो मिट्टी बह भी जाती है। ओके, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे एक कैसे आपका होता है। तो इससे आपकी सॉइल जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी वो उसके अवशेष हट जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपके अपर्दन होने लगता है यानी सॉइल इरोजन होने लगता है। ओके, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे जिसकी वजह से जुताई से क्या होता है, पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। ओके, तो चलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेथड ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली विदाउट एनी डिफिनेट रो पैटर्न इज कॉल्ड। तो आपको बताना है किसी भी निर्धारित पंक्ति पद्धति के बिना एक ही समय पर 2 या अधिक फसलें उगाने की विधि को क्या कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मिक्स क्रॉपिंग। तो दोस्तों आपको इस मेथड को मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, जिसमें क्या होता है 2 या 2 फसलों को एक साथ लगाया जाता है। ओके, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट्स ऑफ ओवर इरिगेशन एंड पुअर ड्रेनेज। तो आपको बताना है बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। तो दोस्तों आपके चारों ऑप्शंस जो हैं ये आपके इफेक्ट पहुंचाते हैं, यानी ये आपका प्रभाव पहुंचाते हैं किसमें, खराब जल यानी कि इरिगेशन और पुअर ड्रेनेज में। ओके, आइए देखते हैं क्या होते हैं। दोस्तों ये पहला आपका ऑप्शन हो गया वाटर लॉगिंग, यानी कि जल भराव, यानी कहीं पर अगर पानी आपका भर रहा है, जल भर जा रहा है, तो उससे भी आपका क्या होता है, इरिगेशन और उससे क्या होता है, ड्रेनेज में समस्याएं आती होगी। सॉयल सैलिनाइजेशन, ओके, यानी कि मृदा में लवणता, यानी जब उसमें सैलिनिटी बढ़ जाती है यानी उसमें आपकी क्या होता है, नमक की मात्रा बढ़ जाती है यानी सैलिनिटी बढ़ जाती, तब भी आपके क्या होता है, इरिगेशन को नुकसान पहुंचाता है। ओके, क्योंकि फसल को वो नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, वाटर टेबल्स राइजिंग आर्टिफिशियली। जो वाटर टेबल्स है उसको राइज करना आर्टिफिशियली अगर राइज कर रहे हैं आप, यानी जो हमारा पानी की सतह में जो हमारा वाटर है उसको आप अगर आर्टिफिशियली उसको राइज कर रहे हैं यानी उसको बढ़ा रहे हैं, यानी भूजल जो है स्तर उसको कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाना, वो भी आपके इरिगेशन और ड्रेनेज के लिए नकारात्मक होता है, यानी क्या होता है, प्रभाव पहुंचाता है। ओके, फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रिवेंटिंग प्लांट रूट्स फ्रॉम गेटिंग एडिक्वेट ऑक्सीजन, यानी इससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने से रुकावट आती है। ओके, तो क्या होता है आपका अगर इरिगेशन अच्छे से नहीं हो रहा, आपका पुअर क्या है, ड्रेनेज है, तो आपका जो प्लांट्स है उनकी जो रूट्स है यानी जो उनकी जड़ है वहां तक जो पानी पहुंचना है और ऑक्सीजन जो पहुंचना है, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो वहां तक पर्याप्त नहीं पहुंच पाती, इसकी वजह से रुकावट आती है, इसलिए भी आपका ये प्रभाव डालता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंटर कल्टीवेशन, काउंटर स्ट्रिप क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड टिलेज आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज। तो आपको बताना है परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती, मिश्रित खेती और जुताई इनमें से किन शब्दों का उदाहरण है। ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं
दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं, मैकेनिकल एंड एग्रोनॉमिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, यानी यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा तथा जल संरक्षण के ये एग्जाम्पल हैं आपके। कौन है, काउंटर कल्टीवेशन, काउंटर स्ट्रिप क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और टिलेज, ये सभी आपके यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा जल संरक्षण के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग विच ऑफ द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड बी आइडियली फुलफिल्ड। तो आपको बताना है अंतर खेती की सफलता के लिए आदर्श रूप से इनमें से किन अवस्थाओं की पूर्ति की जानी चाहिए। ओके, तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, कंपटीशन फॉर लाइट शुड बी मिनिमम अमंग द डिफरेंट क्रॉप्स सोन, यानी बोई गई अलग अलग फसलों में धूप के लिए प्रतिस्पर्धा न्यूनतम होनी चाहिए। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है, जैसे कि आपने जो फसलें बोई उसके लिए क्या है, जो धूप की आपकी प्रतिस्पर्धा, यानी सबको क्या चाहिए, आपको सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए प्लांट को। ओके, तो उसी के लिए बोला जा रहा है उनको क्या है, अलग अलग न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए, यानी उनमें प्रतिस्पर्धा ना हो, यानी उनमें कॉम्पिटिशन ना हो। हमें किस चीज़ का, लाइट के लिए, सनलाइट के लिए कंपटीशन ना हो पाए दो प्लांट्स के बीच में, यानी उनके बीच में एक तरह से डिस्टेंस माना जाए कि होना चाहिए। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट्रीली मस्ट एग्जिट्स बिटवीन क्रॉप्स सोन, यानी बोई गई फसलों के मध्य पूरकता विद्यमान होनी चाहिए, यानी इनके बीच थोड़ा सा आपका डिस्टेंस होना ही चाहिए, जैसे हमने पहले ही बात कर ली। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द टाइम ऑफ पीक न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड नॉट ओवरलैप। ओके, जो आपके न्यूट्रिएंट्स की इसमें डिमांड होती है, यानी घटक जो फसलों के लिए चरम पोषकता मांग का समय एक नहीं होना चाहिए, यानी अगर आपके दो प्लांट्स यानी मिक्स क्रॉपिंग चल रही है यानी इंटर क्रॉपिंग है, तो वहाँ पे जो आपके न्यूट्रिएंट्स आपको जो देने हैं प्लांट्स को वो एक साथ नहीं होने चाहिए, आपका थर्ड ऑप्शन कह रहा है। ओके, आइए जानते हैं फोर्थ ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, द डिफरेंस इन मैच्योरिटी ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड बी एटलीस्ट 120 डेज, यानी घटक फसलों की परिपक्वता में कम से कम 120 दिन का अंतर होना चाहिए, यानी जो फसलें हैं उनमें कम से कम 120 दिन का अंतर होना चाहिए। ओके, किसमें, इंटर क्रॉपिंग में। तो आपका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों ये सभी आपके करेक्ट ऑप्शन हो गए। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which are the organisms which feed on the waste of dead bodies of other organisms such as mites and earthworms called। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितने ही शानदार क्वेश्चन आपके आरओ एग्जाम में पूछे गए थे 2019 में, जिनको अभी हमने सॉल्व किया। तो दोस्तों आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस करने होंगे, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा अच्छा पूछा गया आपका एग्रीकल्चर का। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों इसमें कहा गया है, घुन और केंचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेट्रीटोवोर्स। ओके, यानी अपरद भोजी कहा जाता है, उनको क्या बोला जाता है, डेट्रीटिवोर्स या फिर अपरद भोजी इनको कहा जाता है। ओके, तो ये जो दोस्तों जो है घुन और केंचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों का मृत शरीर के खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, अपरद भोजी कहा जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यानी जो डेड बॉडीज पे जिंदा रहते हैं, यानी जो डेड बॉडीज पे फीड करते हैं, उनको आपका डेट्रीटिवोर्स कहा जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। ओके, दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, एविलियन सॉइल, कोलुवियन सॉइल, एलुवियम सॉइल, ग्लेशियल सॉइल, यानी वातोड़ सॉइल मृदा, मिश्रोड़क मृदा, जलोढ़ मृदा और हिमनद मृदा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी सॉइल है जिसका जो है ढुलाई जो होती है वो आपके यानी ट्रांसपोर्ट जो होती है वो आपकी ग्रेविटी के कारण होती है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं और करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिश्रोडक मृदा, यानी कि कोलुवियम जो सॉइल है आपकी, वो आपकी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो ग्रेविटी के हेल्प से होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण द्वारा
होती है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज सक्सेसफुली passed through all the phases of demographic transition and is now widely believed to have entered the final phase which is normally characterized by rapidly। तो आपको बताना है भारत जनसंख्या की परिवर्तन से सभी चरणों से सफलतापूर्वक गुजर चुका है और अब व्यापक रूप से माना जाता है कि भारत एक ऐसे अंतिम चरण में पहुंच गया है जिसमें साधारणतः आपको बताना है हमें तेजी से गिरावट होती है, यानी किस उसमें आपकी तेजी से गिरावट पहुंचती है। ओके, तो दोस्तों आपके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फर्टिलिटी यानी प्रजनन शक्ति। तो दोस्तों भारत जो है उसकी जनसांख्यिक परिवर्तन में जो सभी चरण हमने देख लिया, यानी भारत ने सभी चरणों से गुजर चुका है। ओके, यानी लो पॉपुलेशन से हाई पॉपुलेशन तक सभी चरण देख लिए गए हैं। ओके, भारत में उसके बाद बात करते हैं, ये जो है अब ये बहुत ही व्यापक रूप से माना जाता है कि भारत में जो प्रजनन दर है वह तेजी से गिरावट होगी। ओके, 1971 में भारत में जो प्रजनन दर थी वो आपकी 5.2 थी, उसके बाद ये लगातार गिर रही है और 2016 में ये 2.3 हो गई। वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या की है उसमें गिरावट आने की संभावना यानी फर्टिलिटी में आने की संभावना है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण के सामान्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है आ गारंटीड हाई क्वालिटी लाइफ, ये आपका पहला ऑप्शन। सेकंड है शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू ऑक्यूपेशंस लाइक सर्विस एंड इंडस्ट्रीज। थर्ड ऑप्शन ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेंटर्स। फोर्थ ऑप्शन शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्रीज। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो आपके अर्बनाइजेशन में इंक्लूडेड नहीं है, यानी शहरीकरण में जो आपका ऑप्शन कौन सा शामिल नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि उच्च गुणवत्ता के जीवन की गारंटी। जरूरी नहीं है आप अगर शहर में या अर्बनाइजेशन है आपका तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी क्वालिटी में चल रही हो। ओके, तो बाकी आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ये सभी आपके अर्बनाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर नेगेटिव सिंड्रोम फोर्सेज ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड माइग्रेशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन से गरीबी से प्रेरित प्रवासन के नकारात्मक सिंड्रोम बल हैं। ओके, तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ओनली ग्लोबलाइजेशन, ओनली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर तीनों ही, यानी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यानी वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। तो आपको बताना है इनमें से कौन से जो है गरीबी से प्रेरित प्रवासन के नकारात्मक सिंड्रोम बल हैं। ओके, तो आपका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ही आपके किससे संबंधित हैं, आपके नकारात्मक प्रवसन से संबंधित, यानी निगेटिव सिंड्रोम फोर्सेस ऑफ पॉवर्टी, यानी आपकी जो गरीबी है ये सभी उसके निगेटिव सिंड्रोम है। ओके, कौन कौन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, यानी वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, ये तीनों ही आपके निगेटिव सिंड्रोम है किसके, पॉवर्टी के। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम आर बैक्टीरिया एंड फंगी विच आर कॉल्ड। तो आपको बताना है एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के जो अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं उन्हें किसमें रखा जाता है, यानी वो किस कैटेगरी में आते हैं, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर, कार्निवोरस या हर्बीवोरस। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी डिकम्पोजर। तो दोस्तों आपके जो ये हैं कौन, बैक्टीरिया, फंगी, ये सभी जो हैं आपके डिकम्पोजर्स में आते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो आपको बताना है इनमें से आपका निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या के वृद्धि दर के कार्य हैं। ओके, तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ओनली फर्टिलिटी एंड माइग्रेशन, ओनली फर्टिलिटी एंड मॉर्टिलिटी, ओनली मॉर्टिलिटी एंड माइग्रेशन, फर्टिलिटी, मॉर्टिलिटी एंड माइग्रेशन तीनों, यानी केवल प्रजनन और प्रवासन। ये है आपका किसका एग्जाम्पल,
ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, या फिर प्रजनन और मृत्यु दर है, या फिर मृत्यु दर और प्रवसन है, या फिर प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवसन तीनों ही हैं। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो जनसंख्या के वृद्धि दर के कार्य है, यानी कि जनसंख्या को बढ़ाने में या वृद्धि करने में कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी और माइग्रेशन, ये सभी आपके फंक्शन है किसके, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ओवर सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन स्नेक्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज। तो आपको बताना है चरण खाद्य श्रृंखला के अति सरलीकृत कॉन्सेप्ट में सर्पों को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। ओके, तो आपको बताना है जो स्नेक्स होते हैं वो आपकी फूड चेन की लिस्ट में कहाँ पे आते हैं, यानी क्या वो फूड प्रोड्यूसर हैं, या हर्बीवोर हैं, या प्राइमरी कार्निवोर हैं, या फिर सेकेंडरी कार्निवोर हैं। तो आपको बताना है हमारा स्नेक जो है वो किस लिस्ट में, किस उसमें आता है। ओके, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकेंडरी कार्निवोर। दोस्तों जो स्नेक है वो आपका किस चरण में आता है, सेकेंडरी कार्निवोर, यानी द्वितीयक मांसाहारी है आपका स्नेक। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया कैन बी हाईलाइटेड। तो आपको बताना है जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी भारत में जो शहरीकरण की मूल विशेषताएं किस तरह उजागर किया जा सकता है उनको। ओके, आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, मैसिव ग्रोथ ऑफ स्लम्स, यानी बस्तियों की बहुत ज़्यादा वृद्धि की जाए। सेकंड ऑप्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस, यानी औद्योगिकरण और प्रबल आर्थिक आधार से। थर्ड ऑप्शन है पुअर क्वालिटी ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण की खराब गुणवत्ता से। फोर्थ ऑप्शन है अर्बनाइजेशन अकर्स ड्यू टू अर्बन पुल, यानी शहरीकरण जो है शहरी अपकर्ष के कारण होता है। ओके, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी विशेषता है आपके अर्बनाइजेशन की। ओके, यानी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं आपके अर्बनाइजेशन की। ओके, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड आपके अर्बनाइजेशन के बेसिक कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें क्या क्या आ गया है, बस्तियों को बहुत ज़्यादा वृद्धि, यानी मैसिव ग्रोथ ऑफ स्लम्स, यानी इसकी जो बहुत ज़्यादा वृद्धि से क्या होता है आपके अर्बनाइजेशन। ओके, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस, यानी औद्योगिकरण और प्रबल आर्थिक आधार, ये भी आपका अर्बनाइजेशन का मूल आधार है। ओके, यानी शहरीकरण का मूल विशेषताएं हैं ये। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ लो डेंसिटी सफर्स फ्रॉम इधर लो रेनफॉल और रफ टराइन और हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स विच ऑफ द एरियाज हैज अ सिमिलर कंडीशन। आपको बताना है कम घनत्व के क्षेत्र, ओके, कम घनत्व के क्षेत्र, कम वर्षा या ककर्ष, यानी आपने इसको क्या बोलते हैं आपका, इसको आपका बोलते हैं हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, यानी ककर्ष भूभाग या कठिन जलवायु स्थितियों का इन कारकों के संयोजन से ग्रस्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है, यानी जो आपको यहाँ क्लाइमेट की कंडीशन दी गई, या तो लो रेनफॉल या फिर आपका रफ टराइन या हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर, यानी ये सभी चीज़ें मिलकर के, यानी कम घनत्व के क्षेत्र, कम वर्षा, ककर्ष भूभाग, कठिन जलवायु, ये बताना है आपको किस राज्य में यह सिचुएशन या फिर ये क्लाइमेट पाया जाता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी ये आपकी किस राज्य की सिचुएशन दी है या क्लाइमेट दिया आपका सिक्किम का। ओके, दोस्तों यहाँ पे जो है कम घनत्व के क्षेत्र और कम वर्षा का ककर्ष भूभाग या कठिन जलवायु स्थितियों का यहाँ पे कारक संयोजन पाए जाते हैं। ओके, तो ये सभी आपके सिक्किम में पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्राउन कार्बन एमिशन। तो आपको बताना निम्नलिखित में से भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडस्ट्रियल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले ग्रीन
हाउस गैसेस को औद्योगिक उत्सर्जन, ओके, यानी ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनका औद्योगिक उत्सर्जन किया जाना ही हमारे जो ब्राउन कार्बन इमिशन है कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? औद्योगिक उत्सर्जन का, यानी ग्रीन हाउस इंडस्ट्रियल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को ही हम लोग ब्राउन कार्बन एमिशन कहते हैं। किसको? इंडस्ट्रियल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, यानी औद्योगिकी उत्सर्जन जो है आपकी कौन सी गैसेस का? ग्रीन हाउस गैसेस का औद्योगिक उत्सर्जन हमारा कहलाता है ब्राउन गैस, ब्राउन कार्बन एमिशन। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम हैज नो मून। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा प्लैनेट है जहां पे आपका, यानी जो कौन सा ग्रह है सौरमंडल का जहां पे आपका कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता, यानी जैसे कि हमारे अर्थ में उपग्रह क्या है? आपका मून है। ओके, यानी कि चांद। ओके, वैसे ही आपको बताना है कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी आपका क्या नहीं पाया जाता है? उपग्रह, उसमें उपग्रह नहीं पाया जाता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र, यानी वीनस। ओके, वीनस जो है उसमें आपका क्या नहीं पाया जाता है? मून नहीं पाया जाता है, यानी कोई सैटेलाइट नहीं होती, यानी यहाँ पे कोई चांद नहीं पाया जाता। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो वीनस जो है वो आपका ऐसा प्लैनेट है जिसके पास कोई भी आपका सैटेलाइट नहीं है, यानी उपग्रह नहीं है। तो आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट सुंदरबन डेल्टा लोकेटेड। तो आपको बताना है सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे लोकेटेड है। आई होप आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है वहां पे आपका क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। और दोस्तों इसका जो मोस्टली पार्ट है वो आपके बांग्लादेश में आता है, हमारे पास सिर्फ 1/3 ही हिस्सा आता है इसका। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर्स। तो आपको बताना है कौन सा देश है जिसका आपके जो बाउंड्री है, यानी निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम, यानी कि जो बाउंड्रीज लगने वाले, जैसे कि ये मान लेते हैं कोई देश है। ओके, यहाँ पे आपके बाउंड्री लग रहे हैं, छोटे छोटे कई देश आपके बाउंड्रीज बना रहे हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे उस देश के साथ, यानी कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ सबसे ज्यादा देश आपकी बाउंड्रीज साझा करते हैं। ओके, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाइना। तो दोस्तों आपका जो है चाइना है जो उसके पड़ोसी देशों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए चाइना कितने देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो याद रखिएगा 14 कंट्रीज जो हैं चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ये आपको पूछा भी गया 2019 में और आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है व्हाट आर टॉर्नेडोज, यानी भवंडर क्या है। ओके, तो आपको बताना है भवंडर क्या है, यानी टॉर्नेडोज क्या होते हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, ये एक पावरफुल वायरलिंग विंड्स हैं अकम्पनीड बाय फनल शेप्ड क्लाउड्स। ओके, यानी कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा है ये। ओके, सेकेंड ऑप्शन है अ ह्यूज वेव क्रिएटेड बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक और बाय अ वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि अंतर्जलीय भूकंप या जल ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनने वाली विशाल तरंग है ये। ओके, आपका थर्ड ऑप्शन है पावरफुल सीजनल स्टॉर्म है विद लो विंड्स, यानी कम हवा के साथ जोरदार मौसमी आंधी होती है। फोर्थ ऑप्शन है अ वेंट इन द अर्थ सरफेस थ्रू विच मॉल्टन रॉक एंड हॉट गैसेस एस्केप, यानी पृथ्वी के सतह के छिद्र जिससे पिघली हुई चट्टान और गर्म गैसें निकलती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये क्या है आपके कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा, यानी पावरफुल वायरलिंग विंड्स अकम्पनीड बाय फनल शेप्ड क्लाउड्स। ओके, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। और दोस्तों ये जो टॉर्नेडोज हैं ये आपके कहाँ पे आते हैं, तो दोस्तों ये आपके आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि आपके ये जो नॉर्थ अमेरिका है उसके तट पर आपको ये टॉर्नेडोज देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ यानी भारत के आसपास जो आते हैं उनको हम लोग साइक्लोन्स बोलते हैं, ऐसे इनको टॉर्नेडोज ये लोग बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। जो यहाँ पे कैरेबियन सी है उसके आसपास ये सभी उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पे एक चक्रवात आता है, चक्रवात को ये लोग हरिकेन बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ भाई हमने बात करी क्या बोलते हैं, साइक्लोन। और चीन में साइक्लोन को क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। ओके, और आपके ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, वहाँ पे आपके इसको विली विली बोलते हैं। आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्या है आपका, एक तो आपका हो गया
अमेरिका यानी कि जो कैरेबियन सी है वहाँ पे आपके इसको बोला जाता है हरिकेन, आप लोग याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आपका जो चाइना का सी है वहाँ पे इसको टाइफून बोला जाता है, और हमारे भारत में साइक्लोन बोला जाता है। ओके, यानी हमारे भारत के आसपास जो एरियाज हैं वहाँ पे साइक्लोन। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसको विली विली बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है? विली विली। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम गिवन टू द ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन सरफेस वाटर्स अलोंग द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर एंड पेरू। तो आपको बताना है इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र की सतही जल के गर्म होने के क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द नेम गिवन टू द ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन वाटर सरफेस, यानी कि जो आपकी गर्म हवा है, ओके, उसको आपको बताना है जो इक्वाडोर के कोस्ट पे आती है, जो पेरू के कोस्ट पे गर्म हवाएं चलती है, उसका नाम क्या है। सिंपली आपको ये बताना है इक्वाडोर और पेरू के तट पे चलने वाली वार्म करंट यानी गर्म हवा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अल नीनो। तो अल नीनो जो है आपके कहाँ पे आता है? इक्वाडोर और पेरू के तट पे आता है। ओके, ये दोस्तों 5 से 7 साल में एक बार दिखाई देता है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे किसका अपोजिट दिया है, ला नीना। दोस्तों ये जो ला नीना है ना, ये आपका वार्म थी अल नीनो, तो ये आपकी ला नीना क्या है? ये आपकी कोल्ड करंट है। ओके, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ओके, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द क्लाइमेट शोज द गिवन कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको बताना है इनमें से दिए हुए ऑप्शन में कौन से जो है आपकी क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, यानी कौन सी जलवायु निम्न अभिलक्षण दर्शाती है। ओके, क्लाइमेट के यानी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। तो आपके ऑप्शन है सुइटेबल फॉर लो ग्रोइंग मॉसेस लिचेंस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले काई जो होती है आपकी कवक और पुष्पित जो पौधे होते हैं इसके लिए अनुकूल है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ऑप्शन। तो आगे देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, रीजन ऑफ परमाफ्रॉस्ट वेयर द सब सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन, यानी स्थायी तुषार का क्षेत्र जहां की अब मृदा हमेशा जमी होती है। थर्ड ऑप्शन है ड्यूरिंग समर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, क्या कहा जाए? ग्रीष्म काल के दौरान दिन का उजाला बहुत ही लंबे समय तक रहता है। ओके, और फोर्थ ऑप्शन है शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड वाटर लॉगिंग सपोर्ट ओनली लो ग्रोइंग प्लांट्स, यानी छोटा उपज मौसम और जल का भराव केवल कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले पौधों को ही सहारा देता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो दोस्तों हमने ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। तो आपको बताना है इनमें से ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में ये फॉलो करती है, यानी ये चारों ऑप्शन किस क्लाइमेट में आते हैं, आइस कैप क्लाइमेट में, या फिर टुंड्रा क्लाइमेट में, या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में, या फिर हाईलैंड क्लाइमेट यानी बर्फ टोपी जलवायु, टुंड्रा जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, या फिर उच्च भूमि जलवायु। तो आपको बताना है निम्न में से ये किसके कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमने अभी सभी ऑप्शंस को अच्छे से समझा वो आपकी किसके एग्जाम्पल से, ये आपके एग्जाम्पल से टुंड्रा जलवायु के। ओके, क्या था यहाँ पे होता है, हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपका डे बहुत ही लंबा होता है, यानी डे लाइट वेरी लॉन्ग होती है। ओके, दूसरा क्या है यहाँ पे शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, यहाँ के जो मौसम होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, यानी शॉर्ट होते हैं। ओके, जल का भराव केवल कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले पौधों में होते हैं यहाँ पे, यानी जो इनकी पौधे होते हैं उनकी हाइट्स बहुत ही कम होती क्योंकि पानी की वजह से। ओके, जल के भराव की वजह से। थर्ड ऑप्शन है यहाँ के जो परमाफ्रॉस्ट है यानी जो स्थायी तुषार है वो क्या होते हैं, परमानेंटली फ्रोजन होते हैं। ओके, जो मॉसेस होते हैं, लिचन्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही लो ग्रोइंग होते हैं। ओके, यानी कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले काई कवक और पुष्पित पौधे। यहाँ पे जो काई कवक और जो भी आपके क्या है पुष्पित जो पौधे यानी जिसमें फ्लावर्स आते हैं वो सभी आपके क्या होते हैं, बहुत ही लो हाइट पे ग्रो होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आर्किपेलागो। आपको बताना है द्वीप समूह को क्या कहा जाता है। ओके, द्वीप समूह को आर्किपेलागो को हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप समूह। तो इससे क्या तात्पर्य है आपको बताना है, इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो दोस्तों आपके ऑप्शन है अ पीस ऑफ लैंड, ओके, जूटिंग आउट इनटू अ सी, यानी भूमि का टुकड़ा जो समुद्र की ओर निकलता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। भूमि यानी लैंड सरफेस का आपका एक ऐसा टुकड़ा जो आपके समुद्र की ओर निकलता है। ओके, उसको बोलते हैं जटिंग आउट इनटू द
सी। सेकंड ऑप्शन है अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट लाई इन फेयरली क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी काफी हद तक निकट द्वीपों का समूह, यानी बहुत सारे जैसे द्वीप हैं आपके, बहुत ही पास में होना उसके। ओके, यानी ग्रुप्स ऑफ आइलैंड एक तरह से आप बोल सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो बहुत ही क्लोज हो, क्या इनको कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है आपका अ बिग ज्योग्राफिकल यूनिट विच इट स्टैंड्स आउट डिस्टिंक्टली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से अलग हो, यानी इसमें क्या था पास में, यानी इसमें क्या हो दूर दूर हो आइलैंड आपके। ओके, उसको आपको कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई भी सही नहीं है। या तो फिर, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका क्या है अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट लाई इन अ फेयरली क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ओके, यानी द्वीप समूह जो काफी हद तक निकट द्वीपों का समूह होते हैं, यानी जो बहुत सारे द्वीप जो बहुत ही पास में स्थित हो उनको ही कहा जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे समझे, तो जैसे आपका इंडोनेशिया, ये बहुत ही बड़ा महाद्वीप है। ओके, द्वीप समूह है, क्या है बहुत ही बड़ा द्वीप समूह जो आपके कई बड़े बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जैसे कि आपका सुमात्रा, जावा, ओके, सुलावेसी, पापुआ, ओके, कालीमांताना, ओके, ये सभी क्या है आपके इसके द्वीप के नेम है जो कि आपके यहाँ पे ऐसे स्थित है पास पास में, यानी बहुत ही क्लोज में। ओके, इन्हीं सबको साथ में बोला जाता है, एक साथ इनको मिला के बोला जाता है आर्किपेलागो, यानी द्वीप समूह। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आर्किपेलागो क्या होता है या द्वीप समूह क्या होता है। अब बात करते हैं उलुरु। उलुरु किससे संबंधित है आपके, यानी उलुरु जो है इसका तात्पर्य क्या है। दोस्तों आपके ऑप्शन है अ मैसिव ब्लॉक ऑफ सैंडस्टोन विच स्टैंड्स ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी रेतीले पत्थर का यह विशाल शिलाखंड ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है। सेकंड ऑप्शन है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ। थर्ड ऑप्शन है आपका यानी विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बटरफ्लाई, यानी विश्व की सबसे बड़ी तितली। फोर्थ ऑप्शन है वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन यूएसए, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक है उलुरु। ओके, दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये क्या है एक रेतीले पत्थर का यह विशाल शिलाखंड है जो ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है। ओके, इसको याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ऑस्ट्रेलिया में यह पाया जाता है उलुरु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोपेन्स स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ह्यूमिड कंडीशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो आपको बताना है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना के अनुसार आर्द्र स्थितियों को प्रदत्त किन विकल्पों द्वारा वर्णित किया गया है। ओके, तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय, ड्राई क्लाइमेट यानी शुष्क जलवायु, वार्म टेम्परेट यानी कोष्ण, ओके, क्या है आपका कोष्ण शीतोष्ण। फोर्थ ऑप्शन है डी कोल्ड आइस फ्रॉस्ट क्लाइमेट यानी शीत हिमवन जलवायु, और फिफ्थ ऑप्शन है कोल्ड क्लाइमेट यानी शीत जलवायु, और उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है हाई लैंड यानी उच्च भूमि। तो ये सभी आपके ऑप्शंस हैं। आपको बताना है ये कोपेन स्कीम में जो आपके क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन दिया गया है ह्यूमिड कंडीशन के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सी है। ओके, यानी जो आपके कोपेन जलवायु जो वर्गीकरण दिया, यानी कोपेन जो एक समझौता हुआ था उसमें एक जलवायु का वर्गीकरण दिया गया था आपकी आर्द्र भूमि से संबंधित, उसके आपको बताना है इसमें कौन कौन से उस आपके समझौते में या उसमें आपके शामिल किए गए थे। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से आपके ह्यूमिड कंडीशंस में आते हैं कोपेन स्कीम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों पहले आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी जो उष्णकटिबंधीय हो गया यानी ट्रॉपिकल रीजन्स हो गए। उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन यानी वार्म टेम्परेट इसमें आ गया आपका। ओके, फोर्थ ऑप्शन भी इसमें आ गया, कौन सा फोर्थ ऑप्शन कोल्ड आइस फॉरेस्ट यानी कि शीत हिमवन जलवायु भी आपकी इसमें आती है कोपेन ह्यूमिड कंडीशंस में। और फिफ्थ आपका आता है कोल्ड क्लाइमेट। ओके, यानी शीत जलवायु भी इसमें आपकी शामिल है। ओके, जो शामिल नहीं वो आपका ड्राई क्लाइमेट है, याद रखिएगा ये आपके इंक्लूड नहीं, और हाईलैंड उच्च भूमि इसमें इंक्लूड नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कॉन्टिनेंट इज द कंट्री ब्राजील लोकेटेड। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप ये सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ब्राजील जो है आपका किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साउथ अमेरिका। ओके, कहाँ पे स्थित है ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, और इधर आपका ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे आपका ब्राजील स्थित हो गया, कहाँ स्थित है साउथ अमेरिका में। ओके,
आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट प्लेस ऑफ अर्थ। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी का निम्नतम स्थान है, यानी सबसे लोवेस्ट प्लेस है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं डेथ वैली, कैस्पियन सी, डेड सी या फिर सुंदरबन डेल्टा। आई होप आप सभी लोगों को ये पता होगा क्योंकि बहुत ही बार ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 डेड सी। तो डेड सी जो है वो आपका पृथ्वी का सबसे लोवेस्ट प्लेस है, ओके, यानी निम्नतम स्थान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग was elected as the managing director of IMF on September 25, 2019। तो दोस्तों आपको ये करंट के क्वेश्चन हैं तो आपके 2019 में पूछे गए, इसमें इसलिए हमने डाला है जिससे कि आपको क्या हो हेल्प मिल सके ये समझने में कि किस प्रकार के आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ओके। तो इनको बहुत ही अच्छे से समझिएगा जिससे आपको आइडिया मिल सके किस प्रकार के आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, ओके। तो आपका पहला करंट क्या पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एमएस। तो देखिए आपको सब क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कौन इलेक्ट किया गया यानी निर्वाचित कौन किया गया आपके आईएमएफ का डायरेक्टर 2019 में, ओके। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और इसका आंसर अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसका आंसर दोस्तों आपका है क्रिस्टियानिया जॉर्जीवा, ओके। तो ये आपका इसमें पूछा गया था, ओके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे एग्जाम में आपका देखिए निर्वाचन यानी कि आपके इलेक्टेड भी पूछे जाते हैं कि किसी भी संस्था का अगर कोई डायरेक्टर या सीईओ बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a recent innovative initiated by PM Modi along with the UN Chief Antonio Guterres and other world leaders at UN under the agreement made in 150 trees। तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कौन एंटोनियो गुटेरस और संयुक्त राष्ट्र के विश्व के अन्य जो नेता थे यानी अलग अलग कंट्रीज के जो नेता हैं यानी जो आपके यूएन में शामिल है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस अभिनव पहल का आरंभ किया गया है 150 वृक्ष लगाने के लिए, ओके। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गार्डन पीस गांधी पीस गार्डन यानी गांधी शांति उद्यान लगाने की बात की गई है। 150 इसमें प्लांट्स लगाए जाएंगे, ओके। दोस्तों ये पुराना करंट है, हो सकता है अब आपसे ना पूछा जाए लेकिन आपको समझना होगा पैटर्न क्या है करंट का, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of the tallest tower of श्रीलंका that was unveiled in Colombo city in September 2019। दोस्तों ये भी करंट का क्वेश्चन है, आपका पूछा गया 2019 में जो आपका एक टॉलेस्ट टावर बनाया गया था श्रीलंका में वो कौन सा है, ओके। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन इसका है लोटस टावर, ओके। तो ये 2019 में बनाया गया था इसलिए उस समय आपका ये न्यूज में था और इससे क्वेश्चन बन गया, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द 4th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2019। दोस्तों ये भी करंट का है, तो आपको बताना ये कहाँ पे हुई 4th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये जो कहाँ पे आयोजित की गई थी 2019 में। दोस्तों ये भी करंट का आपका क्वेश्चन है, ओके। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि माले में इसका आयोजन किया गया था, ओके। कब 2019 में। और ये दोस्तों मालदीव की ये आपकी कैपिटल है माले, ये भी आप लोग याद रखिएगा मालदीव की कैपिटल क्या है माले है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ऑन। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2019 को कब मनाया है, ओके। तो दोस्तों आपके करेक्ट ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 जुलाई को ये मनाया गया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग यानी जो मानव की तस्करी होती है उसके खिलाफ जो है दिवस मनाया गया था 30 जुलाई को। आप लोग ये याद रख सकते हैं, इस पे क्वेश्चन आपसे फिर भी पूछा जा सकता है आगे भी, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द फिट इंडिया मूवमेंट एट अ सेरेमनी इन न्यू दिल्ली ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन 2019। तो आपको बताना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया। तो आपको बताना है ये किस दिन किया इन्होंने। तो दोस्तों आपको सभी लोगों को पता होगा ये किस रिलेटेड है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है कब 29 अगस्त को। और आपको पता होगा ये क्यों मनाया जाता है, आपके जो हमारे
हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है उनकी एनिवर्सरी, यानी जो हमारे मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में आया था, इसी दिन उन्होंने ये लॉन्च किया था। तो आप लोग ये डेट याद रखिएगा, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्वी थुलाई कर्ची, जो एक एक्सक्लूसिव क्या है, एक एजुकेशनल चैनल है। ओके, तो आपको बताना है इसमें ये किस स्टेट के सीएम ने इसको लॉन्च किया है। ओके, तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ये इसको तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों ये भी करंट का क्वेश्चन है, अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार के आपके करंट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपने देखा जैसे कि आपके स्टेट से स्कीम पूछ ली गई, किसी पर्टिकुलर स्टेट से। ओके, और आपसे कई योजनाएं भी पूछ ली गई, और जैसे कि आपसे फिट इंडिया मूवमेंट भी पूछा गया कब शुरू किया गया। तो आपको इसी प्रकार के करंट अफेयर्स पे ध्यान देना होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ह्यूमनॉइड रोबोट दैट रशिया हैज लॉन्च। देखिए ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया रशिया ने जो एक रोबोट लॉन्च किया ह्यूमनॉइड रोबोट, वो कौन सा, यानी उसका नाम क्या है। दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है इसका F850। ओके, याद रखिएगा F850, जो कि इसमें ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है इसका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व्ड 29 जून 2019, यानी 29 जून 2019 को मनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय क्या था। यानी आपको देखिए थीम भी पूछी गई है आपके एग्जाम में, तो आपको जो इंपॉर्टेंट जो आपके डेज और या भी जो भी योजनाएं आपकी की गई हैं उसकी आपको थीम्स भी याद करनी होंगी। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन की आपकी थीम क्या थी, तो इसकी आपकी थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। Who among the following has been elected as the new president of Federation of Indian Export Organization। तो देखिए इसमें आपसे फिर से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्टेड यानी किसी भी संस्था का आपका कोई भी अगर नामित होता है यानी कोई इलेक्ट होता है उससे भी क्वेश्चन आपका, ये सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ओके, तो वो कौन है आइए जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शरद कुमार सराफ जो है सराफ, ये इसमें नामित किए गए थे। ओके, ये आपका करंट का क्वेश्चन हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस वाज हेल्ड फ्रॉम 9th to 12th सितंबर 2019। तो देखिए ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कहाँ पे आयोजित की गई थी आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपका इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो गया अबू धाबी। ओके, कहाँ आयोजित की गई थी, अबू धाबी में, यानी आपके जो ये जितने भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं आपको वो भी पढ़ के जाना होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द आईएमडी। देखिए आपकी रैंक भी पूछी गई है। ओके, तो आईएमडी की रैंक पूछी गई है आपसे, यानी विश्व जो डिजिटल प्रतिस्पर्धा है, ओके, इसकी आपकी रैंक पूछी गई है, कौन जो है आपका फर्स्ट रैंक पे रहा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसमें जो रहा वो आपका यूएसए है, आईएमडी की जो डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंक है उसमें आपके पहले नंबर पे यूएसए था। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following IPS officer has been appointed as the next डायरेक्टर जनरल यानी डीजी ऑफ द लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, यानी आपको बताना है बीएसएफ का कौन डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो ये आपका फिर से एक और आपका अपॉइंटमेंट से पूछा गया है। ओके, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है इसका वीके जौहरी। ओके, वीके जौहरी जो है ये बीएसएफ के आपके डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे। ओके, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा किस प्रकार के आपसे करंट पूछे जा रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये भी आपका करंट है। आपके करंट ने काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कवर किया हुआ है एग्जाम में, तो करंट को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ये आपके एग्जाम में अच्छे नंबर दिला सकता है। विच इंडियन सैंड आर्टिस्ट हैज़ वन द पीपल्स चॉइस प्राइज एट द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पटिंग चैंपियनशिप 2019 एट बॉस्टन सिटी। तो भारत के किस रेत कलाकार ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बोस्टन शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला चैंपियनशिप 2019 में पीपल्स चॉइस पुरस्कार जीता है। तो आपका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर है, यानी कि सुदर्शन पटनायक जी हैं जो इन्होंने जीता था 2019 में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए और देखिए किस प्रकार से आपके करंट में पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं यूपी के बारे में दोस्तों। तो यूपी से पहला क्वेश्चन आपका आया था विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से अपनी स्थल सीमा यानी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड। थर्ड ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड और राजस्थान। तो ये आप लोग बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। ओके, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ था वेस्ट बंगाल, ये नहीं होता है, बहुत दूर है, आपका तेलंगाना भी नहीं होता है। ओके,
तो ऐसे ही आप इसको एलिमिनेट करके बहुत आसानी से इसका आंसर दे। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट। तो दोस्तों आपके यूपी से लगने वाले जो बाउंड्री वो आपकी छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये सभी आपके बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका दोस्तों इसमें देखिए एमपी नहीं दिया, एमपी भी होता है आपका, और एक दिल्ली जो कि एक यूटी इससे बाउंड्री शेयर करती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया, विच सिटी ऑफ यूपी हैज नोन एज कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में माना जाता है। ओके, आई होप ये आंसर भी सभी लोगों को पता होगा। क्या है वो? वाराणसी जो है भारत की आपकी कल्चरल कैपिटल है, ये आप लोग याद रखिएगा, यानी सांस्कृतिक राजधानी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर हेडेड लायन अडॉप्टेड एज अ नेशनल एम्बलम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। तो आपको बताना, 4 सिरों वाला जो शेर है जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया है, वो आपका कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारनाथ। इसको कहाँ रखा गया है, ये कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में स्थित है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसको बनवाया किसने था। दोस्तों अशोक ने जो है सारनाथ में एक सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ बनवाया था। ओके, जो कि मौर्य काल का उत्कृष्ट नमूना भी है, जो कि आज प्रेजेंट में हमारा यानी देश का राज्य चिन्ह भी है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टैब्लिश्ड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आपको बताना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किसने स्थापित किया था। तो आपके ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां और जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना 1916 में करी थी। ओके, तो कब की गई थी? 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वन इज द फॉलोइंग सिटीज हैज ओनली ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन यूपी। तो आपको बताना है कौन सी जो है इकलौती ऑयल रिफाइनरी है जो भारत में स्थित है। आई होप ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो दोस्तों वह है आपकी मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जो इकलौती यूपी में आपके स्थित है। ओके, ये आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती है, और ये जो है आपकी ऑयल रिफाइनरी ये इसका स्थापना 1982 में की गई थी। ओके, कब की गई थी? 1982 में। किसके अंतर्गत आती है आपकी? ये आपकी आती है आपके ऑयल रिफाइनरी जो है आपकी आती है आपके ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है उसके अंतर्गत ये वर्क करती है। ओके, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर करेक्ट मैच्ड विद देयर स्पेशलिटीज, यानी कौन सा राज्य जो अपनी स्पेशलिटी के साथ मैच्ड है आपको बताना है। यानी जैसे कि कानपुर में दिया है कि यहाँ पीतल के बर्तन बनते हैं, उसके बाद फिरोजाबाद ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट। दोस्तों ये सभी आपकी यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको यूपी से भी पढ़ के जाना होगा। ओके, फिर आपका मुरादाबाद, तो आपका क्या लेदर और टेक्सटाइल के लिए फेमस है। वाराणसी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट यानी हथकरघा और हस्तशिल्प। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शन। यानी फिरोजाबाद में आपके ग्लास और ग्लास के प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कांच और कांच के उत्पादक हो गए। और आपके जो फोर्थ ऑप्शन है यानी कि वाराणसी में क्या आपका हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट यानी हथकरघा और हस्तशिल्प के वर्क होते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ पाए। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द गोविंद वल्लभ पंत, यानी गोविंद वल्लभ पंत जी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है, रीनोन्ड सिंगर ऑफ आगरा घराना, यानी आगरा घराने के जो है ये एक जाने माने गायक थे। सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, या फर्स्ट सीएम थे, यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम थे, या फिर इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ द क्लासिकल डांस, यानी ये कथक के क्या है एक एक्सपोनेंट यानी इंपॉर्टेंट शैली के कथन के महत्वपूर्ण प्रतिपादक थे। ओके, यानी शास्त्रीय नृत्य शैली कथन के महत्वपूर्ण प्रतिपादक। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आप सभी लोगों को इसका ऑप्शन बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो दोस्तों ये आपके यूपी के फर्स्ट सीएम थे। ओके, क्या थे? यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर। तो चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रोड्यूस इन मिर्जापुर, भदोही एंड खमीरा उत्तर प्रदेश। ओके, तो आपको बताना है
कि मिर्जापुर, भदोही और खमीरिया जो है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण हेतु भारत की कुल निर्यात का लगभग 90% है। ओके, यानी मिर्जापुर, भदोही और खमीरिया में कौन सी ऐसी चीज उत्पादित होती है जो पूरे भारत का 90% भाग है उसका। ओके, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कारपेट्स, यानी जो कालीन बनते हैं वो भारत के 90% आपके यूपी के मिर्जापुर, भदोही और खमेरिया में बनते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर्स डज द विधानसभा ऑफ उत्तर प्रदेश हैव। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आई होप आप सभी लोगों को पता होगा इसका उत्तर क्या है। तो आपको बताना है विधानसभा जो आपके यूपी की है उसमें कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी, यानी कि 403 जो है आपके इलेक्टेड है और 1 क्या है, एक नॉमिनेटेड आता है। ओके, यानी पूरे टोटल 404 सदस्य हो गए, एक आपका इलेक्टेड हो गया, आपका एक हो गया सॉरी नॉमिनेटेड और 403 आपके क्या हो गए, इलेक्टेड हो गए। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार लगे होंगे, आपको आपके आरओ एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल पहुंचाएंगे। दोस्तों गुड डे, गुड बाय।